हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको रक्त वाहिनियों के बारे में एक्सप्लेन किया था कि रक्त वाहिनी का मतलब क्या है। कि ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिसमें रक्त का संचरण होता है, वो रक्त बहता है, रक्त नलिकाएं कहलाती हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिका। धमनियों की अगर हम बात करें तो ये शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के संपूर्ण ऊतक एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस जो धमनी है, जो महाधमनी है, उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी होती है बॉडी की। महाधमनी जो है, जो कि आगे चलकर छोटी छोटी धमनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये धमनिकाएं आगे चलकर केशिकाओं के अंदर खुलती है। दूसरा था बेटा आपका शिरा। तो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पुष्पमाशिरा जो होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त को लेकर ये बाएं आयु में डालती है। इसके अलावा अगर हम और देखें कि जो धमनी है, धमनियों में रक्त तीव्र गति से बहता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर हम शिराओं की अगर हम बात करें तो शिराओं में रक्त धीमी गति से बहता है, क्योंकि उनमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अगर हम केशिकाओं की बात करें तो ये भी एक प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं जो अत्यधिक पतली होती हैं। 4 से 10 मिलीमीटर इनका व्यास होता है। केशिकाओं की जो कैपिलरी की बात कर रहे हैं हम, जो मैंने पिछली क्लास में आपको लिखा भी दिया था कि ये भी एक प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं जो अत्यधिक पतली होती हैं। इनका व्यास 4 से 10 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो इनकी अगर लंबाई देखें, हम अधिकतर लंबाई, तो इनकी 0.3 mm इनकी लंबाई हो सकती है। केशिकाओं के अंदर जो रक्त है वो बहुत धीमी गति से बहता है, क्योंकि केशिकाओं की जो भित्ति है वो घुलित जो पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनके लिए पारगम्य होती है, जिससे यहाँ पदार्थों का जो आदान प्रदान है रक्त से, वो विसरण, सामान्य विसरण विधि के द्वारा आसानी से हो जाता है। जब धीमी गति से बहेगा तो रक्त से जो पोषक पदार्थ हैं, जो घुलित अवस्था में पदार्थ पाए जा रहे हैं, वो आसानी से ऊतक एवं कोशिकाओं के अंदर आ जाते हैं। इनकी भित्ति की अगर हम बात करें, शिरा और धमनी की भित्तियों की बात की थी, तो उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं: बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। बाह्य स्तर की बात करें तो सबसे बाह्य स्तर होता है, जो कि संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है, जिसके अंदर श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। दूसरे मध्य स्तर की बात करें तो ये मध्य स्तर होता है, जिसके अंदर प्रत्यास्थ पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। अंत स्तर की बात करें तो ये सबसे अंदर वाला भाग होता है। इसकी सतह चिकनी होती है, जिसमें रक्त आसानी से बहता है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव हृदय, हार्ट। इसका डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है, बोर्ड पर बना हुआ है। मानव हृदय की अगर हम बात करें, या ह्यूमन हार्ट, हृदय, तो हृदय एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? पेशीय पंप की भांति कार्य करता है। हृदय जो है एक पेशीय पंप की तरह कार्य करती है। स्थिति देखें कहां पाया जाता है? ये बक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के मध्य में, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, तो बक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं तरफ इधर की साइड में हल्का सा झुका हुआ होता है, जो कि संपूर्ण शरीर को ब्लड पंपिंग का कार्य करता है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ब्लड पंपिंग करना। कार्य हो जाएगा इसका ब्लड पंपिंग करना। हृदय की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह एक पेशीय पंप की भांति कार्य करता है, अर्थात पेशीय पंप है जो कि
बक्ष को हमें दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं ओर है। इधर हाथ धड़कन देखें तो दिल की धड़कन इधर दिखाई देती है कि नहीं? तो बाईं ओर हल्का सा झुका हुआ होता है जो कि पूरे शरीर को ब्लड पंपिंग का कार्य करता है। संरचना की बात करें तो हृदय की बेटा एक तो बाह्य संरचना होती है और एक आपकी आंतरिक संरचना होती है। अब अगर हम बाह्य संरचना की बात करें, हम हृदय की संरचना, हृदय की बाह्य संरचना, ध्यान से इसको आपको समझना है। हृदय की बाह्य संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो हृदय बक्ष गुहा का जो अवकाश है उस अवकाश की अधर सतह पर स्थित होता है। बक्ष गुहा के अवकाश में अधर सतह पर, अधर तल पर ये स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हृदय की बाह्य संरचना पढ़ रहे बेटा हम, तो हृदय जो है ये बक्ष गुहा का जो अवकाश है उस बक्ष गुहा के अवकाश में अधर सतह पर, अधर तल पर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इस हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम है या हृदय आवरण। पेरिकार्डियम कहते हैं या हृदय आवरण कहते हैं। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त एक आवरण पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। इस दोहरी झिल्ली के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड या हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं, जो कि हृदय को नम बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा हृदय स्पंदन के समय जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण से सुरक्षा करने का कार्य करता है। ये हृदय के बारे में हम एक्सप्लेन करा रहे हैं आपको। तो हृदय जो है ये बक्ष गुहा का जो अवकाश है उसमें अधर तल पर स्थित होता है, बाईं तरफ होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। इसकी जो उत्पत्ति है ये भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, इसे पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। इस दोहरी झिल्ली के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं, जो कि हृदय को नम बनाए रखता है। इसके अलावा स्पंदन के समय जो उत्पन्न घर्षण है उस घर्षण से हृदय की सुरक्षा करता है। तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। अब दोहरी झिल्ली युक्त जो आवरण है उसे हम हृदय की भित्ति जो कहते हैं। अब हृदय भित्ति के बारे में अगर हम पढ़ें तो हृदय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इसके अलावा एंडोकार्डियम। हृदय भित्ति पढ़े हम। हृदय की जो भित्ति है उस हृदय की भित्ति में 3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण है इसमें? 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर पाए जाते हैं। देखो बेटा, पहला है एपिकार्डियम, दूसरा है आपका मायोकार्डियम, और तीसरा है आपका एंडोकार्डियम।
बाह्य हृदय स्तर हिंदी में कहते हैं इसको कहते हैं मध्य हृदय स्तर, इसको अंत हृदय स्तर कहते हैं। बाह्य हृदय स्तर, मध्य हृदय स्तर और तीसरा है अंत हृदय स्तर। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। यह बाह्य लिखा हुआ है बेटा, तो यह हृदय का सबसे बाह्य स्तर होता है जो कि तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। मायोकार्डियम की अगर हम बात करें, मध्य हृदय स्तर की अगर हम बात करें, तो यह मानव हृदय का मध्य स्तर होता है। ये मोटा स्तर होता है। कैसा होता है? मोटा और अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। किनसे बना होता है? अनैच्छिक पेशी से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा हम एंडोकार्डियम के बारे में पढ़े तो अंत हृदय स्तर, यह मानव हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है जो कि लचीले ऊतक और अंत्य उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। अंत्य उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। ये लचीले एवं अंत्य उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। ये हृदय भित्ति पढ़ रहे थे हम, तो हृदय की जो भित्ति है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। एपिकार्डियम है आपका, मायोकार्डियम है आपका और एंडोकार्डियम है। एपिकार्डियम को हम हिंदी में बाह्य हृदय स्तर कहते हैं, मायोकार्डियम को मध्य हृदय स्तर कहते हैं और एंडोकार्डियम को हम अंत हृदय स्तर कहते हैं। तो सबसे पहला आपका बाह्य हृदय स्तर। अब बाह्य का मतलब सबसे बाह्य, तो यह है जो हृदय है उस हृदय की भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है और तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। दूसरा मायोकार्डियम की अगर हम बात करें, मध्य स्तर हृदय स्तर की बात करें तो यह मोटा एवं अनैच्छिक पेशियों से। एंडोकार्डियम की बात करें तो अंत हृदय स्तर है। ये हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह स्तर लचीले ऊतक एवं अंत्य उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। हृदय जो है ये एक पंप की तरह कार्य करता है। यह बाईं ओर ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सकरा होता है। बाईं ओर ऐसे झुका हुआ होता है। इसके अलावा हृदय का जो पेशी स्तर है वो कॉर्डियम का बना हुआ होता है एवं हृदय पेशी का बना हुआ होता है। इसमें रेखित और अरेखित, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियां पाई जाती हैं। हृदय के अंदर तंत्र का अभाव होता है, लेकिन स्वायत्त तंत्र के कुछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। हृदय जो है ये ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकरा होता है, हल्का सा और झुका हुआ होता है। इसके अंदर इसकी जो पेशी स्तर है वो हृदय पेशी का बना हुआ होता है, जिसमें रेखित और अरेखित दोनों पेशियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हृदय में तंत्र का जो ऊतक है उसका अभाव होता है, लेकिन स्वायत्त तंत्र के कुछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। हृदय 4 कोष्ठीय एवं त्रिकोणीय आकार में पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जिन्हें क्रम से बायां आलिंद, दायां आलिंद कहते हैं, बायां निलय, दायां निलय भी कहते हैं। आलिंद और निलय के मध्य में एक दरार या खांच पाई जाती है, जिसे हम आलिंद निलय दरार या आलिंद निलय खांच के नाम से जानते हैं। ये हृदय की बाह्य संरचना होगी बच्चों। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं हृदय को कंप्लीट। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह पक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं ओर हल्का सा झुका हुआ होता है। इसके अलावा ये ब्लड पंपिंग का कार्य करता है। स्थिति देखें हम तो हृदय पक्ष गुहा के अवकाश में अधर तल पर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है।
इसके अलावा अगर और देखें हम हृदय में, तो हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे हम हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं, जो कि हृदय को नम बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा हृदय स्पंदन के समय जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण से हृदय की सुरक्षा करने का कार्य करता है। हृदय की भित्ति की अगर हम बात करें, तो हृदय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम की अगर हम बात करें, तो यह हृदय का बाह्य स्तर होता है, जो कि तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। मध्य हृदय स्तर की बात करें, तो यह हृदय का मध्य स्तर होता है। यह अपेक्षाकृत मोटा होता है, जो कि अनैच्छिक पेशियों का बना हुआ होता है। एंडोकार्डियम की बात करें, तो यह हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो कि लचीले ऊतक एवं अंतः उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। हृदय जो है ये ऊपर से सकरा तथा ऊपर से चौड़ा तथा इसका पश्चिम भाग सकरा होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है। इसके हृदय का जो पेशी स्तर है वो हृदय पेशी से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें रेखित और अरेखित दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। हृदय के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है उसका अभाव होता है, अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। हृदय जो है 4 कोष्ठीय और त्रिकोणीय आकृति का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। आलिंद और निलय के मध्य में एक खांच यानी कि दरार पाई जाती है, जिसे आलिंद निलय खांच या आलिंद निलय यानी कि दरार कहते हैं। अब हृदय की हम आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें, तो आंतरिक संरचना देखिए इसकी आप, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना देखो बेटा, आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, तो हृदय 4 कोष्ठीय संरचना में पाया जाता है। कितने? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, जिन्हें क्रम से बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय कहते हैं। आलिंद और निलय के मध्य में जो खांच पाई जाती है उसे हम आलिंद निलय खांच या दरार के नाम से जानते हैं। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, ये जो दोनों आलिंद हैं, इनके मध्य में एक अंतर आलिंद पट पाया जाता है। ये अगर चारों कोष्ठों की बात करें हम, तो चारों कोष्ठ पट एवं कपाटों के द्वारा अलग अलग रहते हैं। दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य में जो एक पट पाया जाता है, जिसे हम अंतर आलिंद पट के नाम से जानते हैं। इसके पास में एक अंडाकार गर्त पाया जाता है, जिसे फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। फोसा ओवेलिस यानी कि दोनों आलिंदों के मध्य, दोनों आलिंदों के में एक अंडाकार गर्त पाया जाता है, जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। शिशुओं के अंदर इस गर्त के स्थान पर, इस गड्ढे के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसको हम अंडाकार छिद्र कहते हैं। निलयों के मध्य में जो पट पाया जाता है, दाएं और बाएं निलय के मध्य में जो पट पाया जाता है, उसे हम अंतर निलय पट कहते हैं। आलिंद और निलयों के मध्य में कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और निलय के मध्य में द्विबल्ली कपाट पाया जाता है, जबकि दाएं आलिंद और निलय के मध्य में त्रिबल्ली कपाट पाया जाता है, जो कि रक्त को निलयों से वापस
आलिंद में आने से रोकता है। फुफ्फुस धमनी और महाधमनी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो कि निलयों में रक्त को वापस आने से रोकता है। इसके अलावा सिरा और जो महासिरा हैं इन पे भी पट पाए जाते हैं। आलिंदों में जहां ये खुलते हैं उस स्थान पर पट पाए जाते हैं जो कि इन सिराओं में वापस रक्त को आने से रोकते हैं। आलिंदों की अपेक्षा निलयों की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसमें हिस्के बंडल पाए जाते हैं और हिस्के बंडलों का निर्माण पुरकिंजे तंतुओं से होता है। दाएं निलय की तुलना में बाएं निलय की जो भित्ति है वो 3 गुना मोटी होती है। कितनी होती है बेटा? 3 गुना मोटी होती है। ये हृदय की आंतरिक संरचना हो गई। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं हम हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो हृदय 4 कोष्ठीय संरचना के रूप में पाया जाता है जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं और चारों ही कक्ष आंतरिक रूप से पट एवं कपाटों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आलिंद, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद दोनों के मध्य में अंतर आलिंद पट पाया जाता है। इसके पास में एक अंडाकार गर्त पाया जाता है जिसे हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और अगर हम इसमें वर्णन करें हम इसका तो शिशुओं के अंदर इस अंडाकार गर्त के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम अंडाकार छिद्र कहते हैं। दाएं निलय और बाएं निलय के मध्य में जो पट पाया जाता है उसे हम अंतर निलय पट के नाम से जानते हैं। बाएं आलिंद यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आलिंद और निलयों के मध्य में अर्धचंद्राकार पट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में द्विवल्ली कपाट पाया जाता है जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में त्रिवल्ली कपाट पाया जाता है। इस तरह से होगा साहब, इसमें तो द्विवल्ली कपाट होगा और इसके अंदर त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं जो कि निलयों से रक्त को वापस आलिंद में आने से रोकते हैं। धमनी, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी जो हैं इनके अंदर जो पट पाए जाते हैं कैसे बेटा? 3 अर्धचंद्राकार पट पाए जाते हैं जो कि निलयों से आलिंदों में रक्त को आने से रोकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए महासिरा और जो फुफ्फुस सिरा हैं तो जो ये आलिंदों में जहां खुलती हैं वहां पर पट पाए जाते हैं जो कि इन सिराओं में वापस रक्त को आने से रोकते हैं। निलयों की भित्ति की अगर हम बात करें तो वो आलिंदों की भित्ति से निलयों की भित्ति है वो आलिंदों की भित्ति से मोटी होती है क्योंकि निलयों की भित्ति में हिस्के बंडल पाए जाते हैं और जो हिस्के बंडल हैं उनका निर्माण पुरकिंजे तंतुओं की सहायता से होता है। पुरकिंजे तंतुएं उस हिस्के बंडलों का निर्माण करते हैं। दाएं निलय की भित्ति बाएं निलय की भित्ति से, बाएं निलय की जो भित्ति है वो दाएं निलय की भित्ति से 3 गुना मोटी होती है। इस तरह से हृदय की बाह्य संरचना भी हो गई और आंतरिक संरचना भी हो गई। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कंप्लीट को हम। तो सबसे पहले हम हृदय की बात करें हम तो हृदय एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। देखो बच्चों, इसको मैंने 2 और 3 बार समझा दिया और दोनों और 3 बार जो समझाने के बाद ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ढंग से देखें और इसको साथ में आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, देखो बच्चों शेयर भी करें। अगर हम हृदय की बात करें हम तो हृदय एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है। हृदय जो है ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य में हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है जो कि पूरे शरीर को ब्लड पंप का कार्य करता है, ब्लड पंपिंग का कार्य करता है अर्थात रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करता है। हृदय की बाह्य संरचना की अगर हम बात करें
तो यह पक्ष गुहा के अवकाश में अधर तल पर स्थित होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हृदय आवरण द्रव कहते हैं, जो कि हृदय को नम बनाए रखता है। इसके अलावा यह हृदय स्पंदन के समय जो घर्षण उत्पन्न होता है उस घर्षण से हृदय की सुरक्षा करने का कार्य करता है। हृदय की भित्ति की बात करें हम तो हृदय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम यह हृदय का सबसे बाह्य स्तर होता है और यह तंतुमय स्तर के रूप में पाया जाता है। मायोकार्डियम की बात करें तो यह हृदय का मध्य स्तर होता है, अपेक्षाकृत मोटा होता है और अरेखित यानी कि अरैक्षिक पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। एंडोकार्डियम की बात करें हम तो हृदय का सबसे आंतरिक स्तर होता है जो कि लचीले ऊतक एवं अंतः उपकला का बना हुआ होता है। हृदय ऊपर भाग से तो चौड़ा होता है जबकि इसका पश्च शिरा जो होता है वो आपका शकरा होता है, बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय का जो पेशी स्तर है वो हृदय पेशी से मिलकर बना होता है जिसमें रेखित और अरेखित दोनों पेशियां पाई जाती हैं। हृदय में तंत्र का अभाव होता है लेकिन स्वायत्त तंत्र के कुछ तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि हृदय स्पंदन दर की बढ़ाना और अनुकंपी तंत्र जो होता है उसका घटाना। हृदय 4 कोष्ठीय और त्रिकोणीय आकृति में होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। इसके अलावा ये गुलाबी रंग का मासल संरचना होती है, गुलाबी रंग की है, मासल संरचना है। 300 से 400 ग्राम इसका वजन होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसमें 2 आलम होते हैं और 2 निलय होते हैं। आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो हृदय की जो 4 कोष्ठ पाए जा रहे हैं उसमें से 2 आलंद और 2 निलय, ये चारों ही जो कक्ष हैं ये चारों कक्ष आंतरिक रूप से यानी कि पट एवं कपाटों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य में अंतर आलिंद कपाट पाया जाता है। इसके पास में एक अंडाकार गर्त पाया जाता है जिसको हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। शिशुओं के अंदर इस गड्ढे के स्थान पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम अंडाकार छिद्र कहते हैं। बाएं निलय और दाएं निलय के मध्य में अंतर निलय का पार्ट पाया जाता है। आलिंद और निलय के मध्य में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में द्विवल्ली कपाट, जबकि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में त्रिवल्ली कपाट पाए जाते हैं, जो कि निलयों से रक्त को वापस आलिंद में आने से रोकते हैं। फुफ्फुस धमनी जो है और जो महाधमनी है इनके मध्य में 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो कि रक्त को वापस निलय में आने से रोकते हैं। महाशिरा व फुफ्फुसीय शिराओं में आलिंदों के खुलने के स्थान पर पट पाए जाते हैं जो कि शिराओं में वापस रक्त को आने से रोकते हैं। आलिंदों की तुलनाओं में निलयों की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इनमें हिस्के बंडल पाए जाते हैं। हिस्के जो बंडल हैं, इस हिस्के बंडलों का निर्माण पुरकिंजे तंतुओं की सहायता से होता है। पुरकिंजे तंतु जो होते हैं वो हिस्के बंडलों का निर्माण करते हैं। निलयों की भित्ति की मोटी होने के कारण एक भी है क्योंकि निलयों के द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त को यानी कि पंप किया जाता है, अर्थात भेजा जाता है।
इसलिए इन पर दाब अधिक लगता है, इसलिए इस निलयों की भित्ति जो है वो आपकी मोटी होती है। इसके अलावा दाएं निलय की तुलना में बाएं निलय की जो मोटाई है वो 3 गुना अधिक होती है। तो ये आपकी आंतरिक संरचना भी हो गई बच्चों, बाह्य संरचना भी हो गई। इससे पहले मैंने आपको रक्त परिसंचरण के बारे में बताया, रक्त का संगठन बताया, इसमें प्लाज्मा और रक्त सेल्स हैं। रक्त सेल्सों की बात करें तो उसके अंदर मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया था। आरबीसी केंद्रक रहित सेल्स थी। ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। अगर हम जीवन काल की बात करें तो 1 से 20 से लेकर 127 दिन तक इनका जीवन काल होता है। आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ अणु हीमोग्लोबिन के पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के द्वारा संपूर्ण शरीर में या संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसीओ की संख्या 6000 से 8000 होती है। केंद्रक युक्त संरचना होती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक कणकीय, एक अकणकीय। जो कणकीय होती है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अकणकीयों की बात करें तो इनमें कणिकाओं का अभाव होता है, केंद्रक एक केंद्र की होता है। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स की बात करें, केंद्रक रहित संरचना होती है, निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर इनका होता है। ये पढ़ाया। फिर मैंने आपको रक्त के कार्यों के बारे में पढ़ाया। इसके बाद में रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ाया। इसके बाद में रक्त वाहिनी जो है उनके बारे में पढ़ाया था मैंने। और जो आज का टॉपिक था वो था हमारा हृदय। तो हृदय की मैंने बाह्य संरचना के बारे में भी एक्सप्लेन करा दिया और मैंने आपको आंतरिक संरचना के बारे में भी इसके बारे में एक्सप्लेन करा दिया।